Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So यहाँ पे हम लोग chapter number 5 like from class 7 that is rulers and buildings of history book was NCERT. इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग यहाँ पर स्टडी आउट कर रहे थे राइट. सो इसी पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग आगे प्रोसीड ऑन करेंगे. तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट ऑन करना है. दैट इज द टॉपिक ऑफ बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. ठीक है. अब temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. अब temples और जो mosque थे उनको बहुत खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट किया गया था क्योंकि वो worship, वो पूजा करने की जगह नहीं थी, worship करने की places थी इसलिए. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. अब वो ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी पैट्रॉन अपनी पावर, अपनी वेल्थ, अपनी डिवोशन को डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाता था, यूज़ करता था. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल. अब राजा राजेश्वर टेम्पल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था. ये टेम्पल था जिसमें कि कहा जाता था कि मतलब उस टाइम के लिए ये इस टेम्पल का जो शिखर था वो सबसे बड़ा शिखर था उस टाइम के लिए राइट. टॉलेस्ट शिखर था. तो अब इसी पर्टिकुलर टेम्पल के एग्जाम्पल ले लेते हैं. एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजेश्वर देवा. एक इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया था कि इसको किंग राजा राजेश्वर देवा ने बिल्ट बनवाया था फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वर. उनके जो भगवान थे राजा राजेश्वर उनकी वर्शिप के लिए. नोटिस हाउ मेनी नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर. अब इस चीज़ को नोटिस करें कि जितने भी जो रूलर्स हैं और उनके गॉड हैं उन दोनों लोग का नाम सिमिलर है काफ़ी. द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड. अब जो राजा होते थे वो गॉड्स का नाम इसलिए ले लेते थे, इसे रख लेते थे क्योंकि वो बहुत ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा होता था और वो भगवान के तरीके भगवान के तरीके बनना चाहते थे. दैट इज द रीजन. थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड अनदर. अब जो रिचुअल्स थे, जो वर्शिप के थे टेम्पल में, उसमें एक भगवान दूसरे भगवान को ऑनर करते थे. The largest temples were all constructed by kings. जितने बड़े बड़े टेम्पल्स है सबको राजा वगैरह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. तो और जो deities वगैरह थे टेम्पल में वो भगवान थे, गॉड्स थे, गॉडेसेस थी. ठीक है. जो भी रूलर के जो भी अलाइज वगैरह थे वो सब लोग थे. The temple was a miniature model of the world ruled by the kings and his allies. अब टेम्पल क्या था? वो एक छोटा सा मिनीएचर था, मिनीएचर मॉडल था वर्ल्ड का जिसमें कि जो किंग्स और उसके अलाइज होते वो रूल करते थे. As they worshipped their deities together in the royal temples. उनके जो रॉयल टेम्पल्स होते थे उसमें वो अपने डीटीज की वर्शिप एक साथ करते थे. It seems as if they brought the just rule of the gods on earth. ऐसा लगता था कि भगवान का जो रूल है उसको वो अर्थ पर ले आए हैं. मुस्लिम सुल्तान्स एंड पदशाहs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles described the sultan as a shadow of God. मुस्लिम सुल्तान्स और जो पदशाहs थे उन्होंने ये क्लेम नहीं किया था कि वो इनकारनेशंस मतलब गॉड के वो है, बट जो पर्शियन कोर्ट है उसने ये डिस्क्राइब किया था सुल्तान्स को कि वो भगवान की एक शैडो है, गॉड, शैडो ऑफ गॉड. An inscription in the Kuwait al-Islam mosque explained the God chose Alauddin as the king because he had the qualities of Moses and Solomon. अब एक इंस्क्रिप्शन जो है वो कुवैत अल-इस्लाम मॉस्क में इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है तो कि जो गॉड है उन्होंने अलाउद्दीन को चूज़ किया था एज द किंग क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज़ थी मोसेस और सोलोमॉन की. ये क्या थे? ये दो बहुत ही बड़े लॉ गिवर्स थे पास्ट में, तो उनकी क्वालिटीज़ थी अलाउद्दीन के अंदर. द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ. और सबसे बड़ा लॉ गिवर और आर्किटेक्ट गॉड खुद ही थे. द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर, अच्छा हो गया. ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ क्योस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री. उन्होंने इस क्योस के बाहर इस दुनिया को बनाया और ऑर्डर और सिमेट्री को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया राइट. एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर्स, किंग्स वांटेड टू एम्फसाइज देयर
मॉरल राइट टू बी रूलर्स। जैसे जो डायनेस्टीज थी वो पावर में आती जा रही थी, वैसे जो किंग्स थे वो अपने मॉरल राइट को इम्फोसाइज मतलब बताना चाहते थे, रूलर्स अपने उनको बताना चाहते थे। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद अ चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। अब प्लेसेस जो थे वर्शिप करने की जो भी प्लेसेस थी वो रूलर्स को प्रोवाइड करती थी चांसेस उनकी क्लोज रिलेशनशिप के भगवान के साथ। Especially important in an age of rapid political change, rulers also offered patronage to the learned and pious. अब स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट एज में रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस में रूलर्स जो थे वो ऑफर करते थे लोन्स और पियोर्स, और ट्रांसफॉर्म करते थे कैपिटल्स और सिटीज़ को बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स में, जिससे कि उनको फेम मिलता था अपने रूल के लिए। ठीक है, It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. अब उसी सेम टाइम पे ये होता था कि उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो किंग का जो रूल है वो एक काफ़ी बड़ी एज के लिए है जब हेवंस जो थे वो विदहोल्ड रेन करते थे, वुड नॉट विदहोल्ड रेन। So at the same time, making precious water available by constructing tanks, reservoirs was highly praised. तो उसी समय पे जो precious water को अवेलेबल करवाते थे, टैंक्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करके, रिजर्वॉयर्स कंस्ट्रक्ट करके, तो उसको हाईली प्रेज किया जाता था। Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi-e-Kuna. सुल्तान इल्तुतमिश को यूनिवर्सल रिस्पेक्ट जीते थे जब उन्होंने एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवा दिया था जस्ट दिल्ली-ए-खुना के बाहर। इट वॉज कॉल्ड द हौज़ सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वायर। इसको हौज़ सुल्तानी या फिर किंग्स रिजर्वायर कहा जाता था। ठीक है, रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो रूलर्स होते थे वो भी टैंक्स और रिजर्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे, बड़े छोटे टैंक्स, बड़े छोटे रिजर्वायर्स, ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो उसको यूज़ कर पाए। Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple. कई बार ऐसा होता था कि जो टैंक्स और रिजर्वॉयर्स होते थे वो टेम्पल का एक पार्ट होते थे, मॉस्क का एक पार्ट होते थे, और या फिर गुरुद्वारा का एक पार्ट होते थे। ठीक है, अब जो टेम्पल्स थे, why were temples targeted? टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया गया था? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. अब जो किंग्स होते थे वो टेम्पल्स को बनाते थे अपनी गॉड की तरफ, अपनी डिवोशन को दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ दिखाने के लिए किंग्स टेम्पल्स को बनाते थे। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। और इसमें कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जब वो एक दूसरे के किंगडम्स में अटैक करते थे तो ये जो टेम्पल्स, जो बिल्डिंग्स होती थी, इनको भी टारगेट करते थे। In the early 9th century, when the Pandyan king Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Senavan, the Buddhist monk and chronicler Dhammakitty noted he removed all the valuables. अब 9th century में जब पांड्यान किंग श्रीवल्ला उन्होंने श्रीलंका को डिफीट किया, श्रीलंका के किंग को, तो सेनावन जो कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और धम्माकिट्टी थे, उन्होंने नोट किया removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel place and the golden images in the various monasteries, all these he seized. उन्होंने जो भी बुद्धा का जो भी स्टैचू था जो कि पूरा गोल्ड का बना था ज्वेल पैलेस में, और जो भी गोल्डन इमेजेस थी वो अलग अलग जो मोनास्ट्रीज में बनी हुई थी, उन सब को उन्होंने वहाँ से हटा दिया। The blow to the pride of the Sinhalese ruler excuse me. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Senatu, ordered his general to invade Madurai, the capital of Pandyas. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the golden statue of the Buddha. तो जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है तो उन्होंने ये नोट किया कि एक स्पेशल एफर्ट करा गया था उसको फाइंड करने के लिए, बुद्धा के जो गोल्ड स्टैचू था उसको फाइंड करने के लिए और उसको वापस से रीस्टोर करने के लिए। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, इसी तरीके से अर्ली 11th सेंचुरी में जब
जो चोला किंग थे राजेंद्र वन, उन्होंने जब शिवा टेम्पल बनाया था उनके कैपिटल में, उन्होंने उसको पूरा फिल कर दिया था प्राइज स्टैचूज से और रूलर्स को डिफीट, मतलब रूलर्स को हराया था. एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड अ सन पेडेस्ट्रल फ्रॉम द चालुक्यास. अब यहाँ पे एक लिस्ट है वो इनकम्प्लीट है, बट उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. एक सन पेडेस्ट्रल था जो कि चालुक्यास का था, गणेश स्टैचू था जो कि, और बहुत सारे स्टैचूज थे दुर्गा के. एक नंदी का स्टैचू था ईस्टर्न चालुक्यास से. भैरव की एक इमेज थी और भारवी फ्रॉम द कलिंगाज ऑफ उड़ीसा की एक इमेज थी, ठीक है. और काली स्टैचू था पालाज ऑफ बंगाल से. तो स्टैचू ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ राजेंद्र वन. अब सुल्तान महमूद जो था गजनी का, वो एक राजेंद्र वन का वो एक कॉन्टेम्प्ररी था. ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक्ड द टेम्पल्स. अब उसके कैंपेन्स में, सब कॉन्टिनेंट के कैंपेन्स ने उसने टेम्पल्स वगैरह को अटैक किया था और राजा वगैरह को डिफीट किया था और उनकी जो वेल्थ वगैरह थी उसको पूरा टेक अवे कर लिया था. सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम. उस टाइम पे सुल्तान महमूद एक इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे. बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, स्पेशली जो कि एक सोमनाथ में था, सारा का सारा जितना भी क्रेडिट था इस्लाम का, वो एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम उनको सारा क्रेडिट मिला. इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship and defeated rulers. अब ऐसा था कि बहुत सारे जो काफ़ी टाइम तक जो पॉलिटिकल और तो जो मिडिल एजेस के जो लोग थे वो इस अपने जो भी पॉलिटिकल कल्चर्स वगैरह थे और जो मिलिट्री सक्सेस वगैरह थे उसको दूसरे प्लेसेस में अटैक करके, वर्शिप करके, रूलर्स को हरा करके ये सारी चीज़ें वो लोग इकट्ठा पूरी गैदर कर रहे थे. तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे काम चल रहे थे और पीपल इस तरीके से एक दूसरे को डिफीट आउट कर रहे थे. ठीक है, ग्रेट. टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल. लेट्स से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं रूफ मतलब छत का. वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब और स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स. अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसको जो वुड की जो बीम होती हैं या फिर एक स्लैब जो होता है उसको चारों वॉल्स के ऊपर रख सकते हैं, स्टोन्स रख सकते हैं, उसके ऊपर उसको लगा सकते हैं. बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन इलैबोरेट सुपर स्ट्रक्चर. लेकिन अब काम डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है टास्क, जब हमको एक बहुत बड़ा सा रूम बनवाना होता है जहाँ पे बहुत सारे सुपर स्ट्रक्चर्स की यूज़ होती है. ठीक है, 1 सेकेंड. हाँ ठीक है. दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स. अब इसको बनाने के लिए और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल्स यूज़ होती हैं और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी यूज़ होती है. ठीक है. Between the 7th and the 10th centuries, architects started one second. 1 second. हाँ. So between the 7th and 10th century, 7th और 10th century के बीच में आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने और बहुत सारे रूम्स को ऐड करना चालू किया, दरवाज़ों को ऐड करना चालू किया. ठीक है, विंडोज़ को बिल्डिंग्स वगैरह में ऐड करना उन्होंने धीमे धीमे चालू करा. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called trabete or corbelled. अब जो यहाँ पे जो roofs थे और जो doors वगैरह थे और जो windows थे उनको अभी भी ऐसे ही बनाया जाता था कि एक horizontal मतलब लंबी सी एक beam होती थी, उसको 2 vertical column जो होते थे उनके बीच में रख दिया जाता था. ठीक है, इसी तरीके से अभी भी roofs और doors और windows बन रहे थे. तो उसको आर्किटेक्चर के स्टाइल बोला जाता था जिसका नाम था ट्रबीटी या फिर कॉर्बेल्ड. सो बिटवीन द 8th and 13th centuries the trabete style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to large stepped walls. तो 8th से 13th century के बीच में ये जो स्टाइल थी दैट वाज ट्रबीटी, उसको यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के टेम्पल्स बनाने के काम, मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करने के बाद काम पे, टॉम्स को बनाने के काम में, बिल्डिंग्स वगैरह में. तो इन सारे कामों के लिए उसको यूज़ किया जाता था ये ट्रबीटी स्टाइल को.
ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि फिगर्स वगैरह शो हो रखे हैं, तो फिगर जो ए है ये वाला हमारा, ये है स्क्रीन इन द कुव्वत इस्लाम मॉस्क दिल्ली लेट 12th सेंचुरी। ये दिल्ली में एक मॉस्क था जिसका नाम था कुव्वत अल इस्लाम। तो ये वहाँ का पूरा लाइक आर्किटेक्चर फिगर है, ठीक है। और ये सेकेंड जो 2B हमारा ये वाला जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉर्बेल्ट टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट। अब ये है वो जो कॉर्बेल्ट टेक्निक जिसकी बात हो रही है, जिसको कि स्क्रीन वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया जाता था, यूज होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कॉर्बेल्ट टेक्निक यूज हुई है ऊपर साइड पे, राइट। ठीक है। अब टेम्पल्स वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन था वो अर्ली 11th सेंचुरी में कैसे होता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इनको हम लोग थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. अब थोड़ी सी स्टाइल वाली और थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स थी वो सब 12th सेंचुरी से देखने को मिलने लगी। The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. कई बार ऐसा होता था कि जो डोर्स और विंडोज़ का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह था उसका जो वेट था वो कई बार आर्चेस वगैरह उनको कैरी करती थी। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूएट। इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को बोला जाता था आर्क्यूएट, ठीक है, ग्रेट। और दूसरा था लाइमस्टोन सीमेंट, लाइमस्टोन सीमेंट। अब लाइमस्टोन सीमेंट जो थी वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन कंस्ट्रक्शन। अब धीमे धीमे लाइमस्टोन सीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत ही हाई क्वालिटी की सीमेंट थी, विच वेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डेंड इनटू कॉन्क्रीट, जिसको कि जब स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिक्स किया जाता था वो कॉन्क्रीट बन जाती थी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। तो इसकी हेल्प से जो लार्ज जो भी स्ट्रक्चर्स होते थे उनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी आसान हो जाता था और काफ़ी जल्दी हो जाता था उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे ये जो फिगर ए है, द ट्रू आर्च द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ आर्च ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। अब यहाँ पे ये बीच में जो की स्टोन है, ये जो की स्टोन है सेंटर में आर्च की, ये जो ये है एक्चुअली हमारी आर्च, ये जो सेमी सर्कल शेप है, ठीक है। इस आर्च के बीच में ये की स्टोन जो सेंटर था वो होता था। तो ये क्या करता था, तो जो आर्च होता था वो वेट को ट्रांसफ़र कर देता था सुपर स्ट्रक्चर में इस आर्च के बेस पर। तो ये चीज़ें बनाने में आसानी यहाँ पर रहती थी, ठीक है। ट्रू आर्च डिटेल फ्रॉम द अलई दरवाज़ा अर्ली 14th सेंचुरी कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। अब ये यहाँ पे ये पूरा ट्रू आर्च यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये ट्रू आर्च बना है, ये यहाँ पे जो पूरी डिज़ाइनिंग है ये है ट्रू आर्च की, ठीक है। तो इसी की हेल्प से इसी तरीके से यहाँ पे ट्रू आर्च बनाया जाता था, ठीक है। और अब ये जो ये है अ पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। अब ये जो यहाँ पे पेंटिंग शो है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है ये पेंटिंग है अकबरनामा की, ठीक है। अब इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन जो बना, जब वाटर गेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था आगरा फोर्ट पे, तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता था और किस तरीके से लोग वहाँ पर काम करते थे। तो ये पूरी पेंटिंग उस पर्टिकुलर चीज़ को डिपिक्ट कर रही है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो भी पिक्चर्स हैं वो इस तरीके से हमको रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं कि किस तरीके से कहाँ पे एक्चुअली क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब मैं वापस आपको लेके चलती हूँ ऊपर और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में टेम्पल के कंस्ट्रक्शंस वगैरह कैसे होते थे। द कंदारिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999। ये एक कंदारिया महादेवा टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करने के लिए इसको बनवाया गया था 999 में। इसको बनवाया था किंग धनगदेवा ने, ठीक है, किंग धनगदेवा ने इसको बनवाया था, जो कि चंडेला डायनेस्टी को बिलोंग करते
थे, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी को जो कि बिलोंग करते थे। अब फिगर 3B, ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फिगर, अब ये जो फिगर है इज अ प्लान ऑफ अ टेम्पल। ये पूरा टेम्पल का प्लान है कि किस तरीके से टेम्पल बनेगा और क्या चीज़ें कहाँ पे सिचुएटेड होंगी, क्या मेजरमेंट्स वगैरह सब है। एंड ऑर्नामेटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, यहाँ पे ये पूरा एंट्रेंस का था। एंड द मेन हॉल वेयर डांसेस वर परफॉर्म, मेन हॉल था जहाँ पे डांसेस वगैरह होते थे, ठीक है। द इमेज ऑफ द चीफ डीटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन। अब जो चीफ डीटी मतलब लॉर्ड शिवा जो थे, उनकी जो भी यहाँ पे इमेज थी, फोटो थी, उसको मेन श्राइन मतलब कि गर्भगृह में उसको रखी जाती थी। दिस वॉज अ प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे रिचुअल वर्शिप के लिए मतलब भगवान की पूजा के लिए इस प्लेस को बनाया गया था। वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड द प्रीस्ट गैदर्ड, जहाँ पर केवल किंग, उनकी फैमिली मेम्बर्स और प्रीस्ट इकट्ठा होते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स, खजुराहो कॉम्प्लेक्स में बहुत ही रॉयल टेम्पल्स थे। वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री, जहाँ पे नॉर्मल कॉमन लोगों को एंट्री नहीं अलाउड थी। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलाबोरेटरी कार्व्ड स्कल्पचर्स, और जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स वगैरह से पूरा ढका गया था, पूरा बनाया गया था, ठीक है। The Raja Rajeshwara temple at Thanjavur had the tallest shikhar amongst temples of its time। अब जितने भी टेम्पल्स थे उस टाइम के, उसमें से ये जो राजा राजेश्वरा टेम्पल था थंजावर में, इसका सबसे टॉलेस्ट शिखर मतलब टॉप, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट शिखर था। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज and the 90-ton stone for the top of the shikhar was too heavy to lift manually। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना आसान काम नहीं था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्रेन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, और उस समय में 90 टन इस पत्थर को इतना ऊपर ले जाना शिखर पे बहुत ज़्यादा हेवी था। इसको हाथों से ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेवी था ये। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इंक्लाइन पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने एक इंक्लाइन पाथ बना दिया था टेम्पल के टॉप पे। प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप। उन्होंने एक बोल्डर को वहाँ पे रख दिया और उससे वो पूरी रास्ते में उसको रोल करते जाते थे, ठीक है। सो द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर्स अवे सो दैट इट वुड नॉट टू स्टीप। तो इस पाथ को 4 किलोमीटर लगभग दूर चालू किया गया था ताकि बहुत ज़्यादा पास ना रहे। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। अब जैसे ही टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ इसको ये चीज़ को हटा दिया गया था। बट द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आसपास के एरिया में जो लोग रहते थे वो ये टेम्पल कैसे बना, इसके कंस्ट्रक्शन का जो एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखा लोगों ने। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चरुपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो उसके अब क्या है, अब पास में एक विलेज है जिसके पास में टेम्पल है, वहाँ पे एक विलेज है, उसका नाम है चरुपल्लम। तो उस विलेज को ही विलेज ऑफ द इंक्लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे पहले इस तरीके से टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते थे। कोई भी जैसे कि क्रेन्स वगैरह नहीं थे तो किस तरीके से लोग इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में, पहले टेम्पल्स वगैरह कैसे कंस्ट्रक्ट होते थे, क्या क्या तरीके होते थे। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं आपने सारी चीज़ों को नोट डाउन किया होगा, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से लिखा होगा, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उनको एज वेल हाईलाइट भी किया था, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो नोट्स वगैरह को मेकअप करने में, और फर्दर आप उन नोट्स वगैरह को यूज़ कर पाएँ जब भी आप अपने प्रिपरेशंस कर रहे हों या रिवीजन कर रहे हों अपने एग्जाम्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मेक श्योर कि आप नोट डाउन कर ले सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में, और इफ़ यू वांट आप इस वीडियो को वापस से रीवॉच आउट कर सकते हो पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए,
ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।